पिछले वीडियो में हमने आपको समष्टि के बारे में बताया था और पिछले वीडियो में हमने आपको जीवन वृत्त भिन्नताओं के बारे में समझा दिया है। आज हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक होगी आपकी समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के बारे में। तो आज की हेडिंग है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। इनके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का वास हो। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज किया गया है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे हैबिटेट के बारे में, नेचुरल हैबिटेट के बारे में आप सोच सकते हैं जहां पर केवल एक ही जाति का वास हो, जहां पर केवल एक ही स्पीसीज रहता हो। क्या आप अर्थ पे किसी ऐसे नेचुरल स्पीसीज के बारे में बता सकते हैं? ठीक है, ऐसा कोई आवास है ही नहीं और इसलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पित है। ठीक है, तो पृथ्वी पर ऐसा कोई आवास नहीं है जहां पर केवल एक ही जाति रहती हो। ठीक है, तो पृथ्वी पर ऐसा कोई आवास नहीं है जहां पर केवल एक ही जाति रहती हैं। जातियां जो हैं वह कई साथ में रहती हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़ी होती हैं। तो ऐसा कोई आवास है ही नहीं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां जो हैं अकल्पित हैं। ठीक है, किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसको वह भोजन के रूप में ले सके। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कोई भी जाति अकेली नहीं रह सकती है, तो कहीं पर भी कम से कम जो है दो लोगों का रहना जरूरी है, जिसमें एक जाति हो और दूसरा उसका भोजन हो। ठीक है, तो किसी भी जाति के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता है वह एक और जाति की है जिसको वह भोजन के रूप में ले सके। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 जीव विज्ञान का, और इसकी टॉपिक है आपकी समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। और इसमें हमने देखा कि क्वेश्चंस था पहले आपसे कि क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का वास हो। ठीक है, तो वास्तव में ऐसा कोई आवास है ही नहीं और इसलिए ऐसी परिस्थिति की अकल्पित है, ऐसी परिस्थिति संभव नहीं है। किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता जो है एक और जाति की होती है। कोई भी जाति अगर है तो वहाँ पर कम से कम एक और जाति वहाँ पर होनी चाहिए, और वह जाति होगी उसका भोजन, जिसको वह भोजन के रूप में ले सकें। ठीक है, पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती है। ठीक है, अगर हम पौधों की बात करें तो पौधा जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है वह भी अकेला नहीं रह सकता है। ठीक है, पौधा जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वह भी अकेला जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, इसे मृदा के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने और अकार्बनिक पोषक को इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा के सूक्ष्मजीव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले रहा है, जैसे कि प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट, वह भी अकेला नहीं रह सकता है, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने वाले और जो अकार्बनिक पोषक तत्व हैं उनको अवशोषण के लिए फिर से लौटाने के लिए जिन सूक्ष्म जीव की जरूरत होती है उनको तो वहाँ पर रहना ही होगा। ठीक है, तो प्लांट स्वयं भोजन तैयार कर लेता है लेकिन सूक्ष्म जीवों पर वह निर्भर है, तो वह भी अकेला नहीं रह सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अकेली जीवित नहीं रह सकती, इसे मृदा के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों को इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा के सूक्ष्मजीव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के, ठीक है, बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? अब क्वेश्चन है आपसे कि अगर प्राणी एजेंट नहीं होगा तो पौधा जो है परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? ठीक है, पौधे, आपने कहा कि पौधा के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इससे पहले हमने कहा था कि कोई भी जाति है वह अकेला नहीं रह सकती है, क्योंकि उसे भोजन के रूप में एक उसका भोजन जरूर रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपने कहा कि नहीं, पौधे को तो स्वयं भोजन बनाता है, उसको दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन पौधे को भी डिपेंड रहना है सूक्ष्म जीवों पर,
क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं जिनको पौधे लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा पौधे को प्राणी एजेंट की भी जरूरत होगी परागण करने के लिए। तो इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप जो है परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? ठीक है, यह स्पष्ट है कि प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्मजीव न तो अलग रह सकते हैं और न ही रहते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यह क्लियर हो चुका है कि नेचर में प्राणी जो हैं, पादप जो हैं और सूक्ष्मजीव यह अलग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यह अलग नहीं रहते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके प्राणी, पादप, सूक्ष्मजीव हैं, यह आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, आपस में परस्पर इंटरेक्शन करते हैं, जिससे एक जैव समुदाय का निर्माण होता है। ठीक है, तो पादप और सूक्ष्मजीव न तो पृथक रह सकते हैं, न तो अलग रह सकते हैं और न ही रहते हैं, बल्कि ये जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, न्यूनतम समुदाय में भी, जहाँ पर न्यूनतम समुदाय है, कम से कम कम्युनिटी है, तो न्यूनतम समुदायों में भी अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती हैं। ठीक है, न्यूनतम समुदायों में भी अनेक जो है परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है अगर न्यूनतम कम्युनिटी है वहाँ पर भी। हालांकि सभी बंधताएं आसानी से दिखाई नहीं देती हैं, जो बाउंड्रीज हैं, बंधताएं हैं, लिमिटेशंस हैं, वहाँ पर आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। तो न्यूनतम समुदायों में भी अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती हैं, हालांकि सभी बंधताएं जो हैं आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब आगे देखें ध्यान से, अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, अंतराजातीय, अंतराजातीय मतलब दो अलग अलग जातियों के बीच में। अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो अगर दो अलग अलग जातियां हैं, ठीक है, अगर दो अलग अलग जातियों की समष्टियां हैं, दो अलग अलग जातियों का समूह है, पॉपुलेशन है, तो वह आपस में पारस्परिक क्रिया करती हैं, जिससे अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया उत्पन्न होती है, अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं उत्पन्न होने के लिए दो अलग अलग जातियों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं। वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी, ठीक है, जो आपस में पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं दो अलग अलग जातियों के बीच में। ठीक है, तो यह जो पारस्परिक क्रिया है, यह क्रिया जो है एक जाति के लिए या फिर दोनों जाति के लिए फायदेमंद होगा। ये क्रियाएं एक जाति के लिए या दोनों जातियों के लिए हितकारी हो सकती हैं, हानिकारक हो सकती हैं, उदासीन अर्थात न तो हानिकारक न तो लाभदायक हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कोई अंतराजातीय जो पारस्परिक क्रियाएं हैं वह लाभकारी भी हैं, हानिकारक भी हैं और उदासीन भी हैं। ठीक है, वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जाति को लिए हितकारक हो सकती हैं, हानिकारक हो सकती हैं या फिर उदासीन हो सकती हैं, अर्थात न तो हानिकारक हो सकती है न तो लाभदायक हो सकती हैं। ठीक है, लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए पॉजिटिव चिन्ह, ठीक है, लाभदायक पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए प्लस चिन्ह का यूज करते हैं और हानिकारक के लिए माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। अगर हानिकारक पारस्परिक क्रियाएं हैं तो उनके लिए हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे और उदासीन के लिए जीरो, ठीक है, उदासीन के लिए जीरो चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए पॉजिटिव, ठीक है, प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, हानिकारक क्रियाओं के लिए माइनस चिन्ह का यूज करेंगे और उदासीन के लिए हम जीरो साइन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आइए अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाओं से सभी संभावित परिणामों पर विचार करें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अंतराजातीय दो अलग अलग जातियों के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ देखें एक टेबल दिया हुआ है सारणी 11.1 जो कि समष्टियों की पारस्परिक क्रिया के बारे में बता रहा है। ठीक है,
तो इसमें आप देखें यह सारणी 11.1 है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन में कैसा इंटरेक्शंस होता है उनके बारे में यहाँ पर कुछ रिजल्ट दिए गए हैं। ठीक है, अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा कि इसमें 2 जातियाँ होती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि जाति अ है और जाति ब है, 2 अलग अलग जातियाँ हैं, और इनमें जब इंटरेक्शंस होगा तो इन इंटरेक्शन को क्या नाम कहेंगे। ठीक है, तो इंटरेक्शंस के अलग अलग नाम हैं, आप देख रहे हैं पारस्परिक क्रिया का नाम है। ठीक है, अगर ये पारस्परिक क्रिया जो दोनों जातियां कर रही हैं, दोनों लाभकारी हो रही हैं, दोनों के लिए पॉजिटिव हो रही हैं, तो इसे हम कहेंगे सहोपकारिता। ठीक है, जो जातियां हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही हैं, अगर यह इंटरेक्शन पारस्परिक क्रिया दोनों के लिए फायदेमंद है, दोनों के लिए क्या है, फायदेमंद है, तो इस इंटरेक्शन क्रिया को, पारस्परिक क्रिया को हम कहेंगे सहोपकारिता। ठीक है, सहोपकारिता कहेंगे। और दूसरा देखें, अगर जाति जो पहली जाति है उसके लिए हानिकारक है और दूसरी जाति के लिए भी अगर पारस्परिक क्रियाएं हानिकारक हैं, ठीक है, जाति अ के लिए भी हानिकारक है और जाति व के लिए भी हानिकारक है, दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे हम कहेंगे कंपटीशन, स्पर्धा। ठीक है, तो अगर पारस्परिक क्रिया दोनों के लिए हानिकारक है तो इसे हम स्पर्धा कहेंगे, कंपटीशन कहेंगे। ठीक, अगला जो इंटरेक्शन है जिसमें आप देख रहे हैं जाति अ के लिए वह फायदेमंद है लेकिन ब के लिए हानिकारक है। ठीक है, अगर कोई पारस्परिक क्रिया जो एक जाति के लिए फायदेमंद होता है और दूसरी जाति के लिए हानिकारक होता है तो इसे हम कहते हैं परभक्षण। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, परभक्षण कहेंगे। ठीक है, और एक और भी कंडीशन है, अगर जाति अ के लिए फायदेमंद है और ब के लिए हानिकारक है, इसे परजीविता भी कहेंगे, परजीविता भी कहेंगे। तो एक जाति के लिए फायदेमंद और दूसरी जाति के लिए नुकसानदायक होने वाली क्रियाओं को हम परभक्षण या परजीविता कहते हैं। ये 2 अलग अलग कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आप देखें, अब जो है एक जाति है जिसके लिए कोई पारस्परिक क्रिया जो है फायदेमंद है लेकिन दूसरे के लिए न तो फायदेमंद है न तो हानिकारक है। ठीक है, पहले जाति के लिए जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं 2 जातियों के बीच में, उसकी वजह से जाति अ फायदेमंद में है लेकिन ब का न तो फायदा है न तो नुकसान है, इसे हम कहेंगे सहभोजिता या कमेंसलिज्म। सहभोजिता, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कमेंसलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें आप देख रहे हैं कि जाति अ के लिए हानिकारक है लेकिन ब के लिए जो है हानिकारक और लाभदायक दोनों नहीं है, उदासीन है, तो इसे हम कहेंगे अंतराजाति परिजीविता, एमेंसलिज्म। ठीक है, अंतरजातीय परिजीविता, इस कंडीशन को हम कहेंगे अंतरजातीय परिजीविता। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 जो है इंटरेक्शंस के बारे में बताया गया है जो कि कम्युनिटी के बीच में होता है, 2 जातियों के बीच में होता है। पहला आपने देखा कि अगर दोनों जातियों के लिए पारस्परिक क्रियाएं फायदेमंद हैं तो इसे हम कहेंगे सहोपकारिता। ठीक है, यदि दोनों के लिए फायदेमंद है तो इसे हम कहेंगे सहोपकारिता, दोनों के लिए नुकसानदायक है तो इसे हम कहेंगे स्पर्धा, कंपटीशन, एक के फायदेमंद और एक के लिए नुकसानदायक है तो इसे हम परभक्षण और परिजीविता कहेंगे। ठीक है, एक के लिए फायदेमंद है और दूसरे के लिए न तो फायदा है न तो नुकसान है, इसे हम कहेंगे सहभोजिता, कमेंसलिज्म, और एक के लिए नुकसानदायक है, दूसरे के लिए न तो फायदा है न तो नुकसान है, इसे हम कहेंगे अंतरजातीय परिजीविता। ठीक है, अंतरजातीय परिजीविता, एमेंसलिज्म। ठीक है, तो ये आपके 6 जो हैं पारस्परिक क्रियाओं के बारे में दिया गया है। अब हम लोग एक एक के बारे में जो है डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक के बारे में, देखें ध्यान से। एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में, ठीक है, 2 जातियां जो हैं एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं कर रही हैं, तो एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में दोनों जातियों को हानि होती है। ठीक है, तो अगर जो 2 जातियां जो हैं एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया कर रही हैं, तो अगर पारस्परिक क्रिया में दोनों जातियों को लाभ हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सहोपकारिता। तो सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, जबकि अगर दोनों जातियों को हानि हो तो इसे हम कहेंगे स्पर्धा। तो स्पर्धा में दोनों को हानि होती है। ठीक है, तो एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, जबकि स्पर्धा में दोनों जातियों को हानि होती है। परजीविता और परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है। ठीक है,
तो अब आप देख रहे हो कि परजीविता हो चाहे परभक्षण हो, इसमें किसी एक ही जाति को लाभ होगा। ठीक है, तो परजीविता या परभक्षण, परजीविता हो या फिर परभक्षण हो, दोनों में से केवल एक जाति को लाभ होता है, क्रमशः परजीवी और परभक्षी को। लाभ किसको होता है? तो अगर परजीविता है तो वह परजीवी को लाभ करेगा, परजीविता है तो परजीवी को लाभ होगा, अगर परभक्षण है तो परभक्षी को लाभ होगा। ठीक है, तो परजीविता और परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है, परजीविता में परजीवी को और परभक्षण में परभक्षी को। ठीक है, और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति के लिए हानिकारक होता है। जो दूसरी जाति होगी उसके लिए परजीविता परभक्षण क्या होगा? हानिकारक होगा। और वो दूसरी जाति कौन होगी जिसके लिए हानिकारक है? तो अगर परजीविता है तो परपोषी के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, और परभक्षण है तो शिकार के लिए हानिकारक होगा। तो अब आप देख रहे हो कि परजीविता में जो फायदा हो रहा है वो परजीवी का हो रहा है, और हानिकारक किसका हो रहा है? परपोषी का हो रहा है। ठीक है, परजीवी का फायदा हो रहा है, परपोषी का नुकसान हो रहा है। किसमें? परजीविता में। और परभक्षण में परभक्षी का फायदा हो रहा है और शिकार का नुकसान हो रहा है। ठीक है, यह हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, तो उसे हम कहेंगे सहभोजिता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सहभोजिता में क्या होगा? सहभोजिता जो है ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, उसे हम कहेंगे सहभोजिता। ठीक है, जबकि दूसरी ओर जो है अंतरजाति परजीविता में, जो अंतरजाति परजीविता होता है उसमें एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। तो अंतरजाति जो परजीविता है उसमें एक जाति को हानि होगी और दूसरी जाति जो है अप्रभावित रहेगी। ठीक है, जबकि सहभोजिता में एक जाति को लाभ होगा और दूसरी जाति को अप्रभावित होगी, न लाभ होगा न हानि होगी। जबकि अंतरजाति परजीविता में एक जाति को हानि होगी और दूसरी जाति जो है अप्रभावित होगी। ठीक, परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता। ठीक है, जो परभक्षण आप पढ़े हैं, परजीविता पढ़े हैं और सहभोजिता जो पढ़े हैं, इन तीनों की एक साझा विशेषता है। ठीक है, परभक्षण हो चाहे परजीविता हो चाहे सहभोजिता हो, इन तीनों की एक साझा विशेषता है। वह साझा विशेषता है कि यह पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता के साथ रहती हैं। ये जातियां जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही हैं और यह इंटरेक्शन जो है निकटता के साथ होता है। ठीक है, तो चाहे परभक्षण हो, परजीविता हो या सहभोजिता हो, यह तीनों की एक साझा विशेषता है और वह विशेषता होती है कि यह पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां जो हैं निकटता के साथ साथ रहती हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला शुरू करते हैं हम परभक्षण के बारे में, परभक्षण के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं परभक्षण के बारे में। परभक्षण क्या होता है, देखिए ध्यान से। यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही न हो, यदि किसी कम्युनिटी में, यदि किसी समुदाय में पौधों को खाने के लिए प्राणी ही न हो, तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा? यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही न हो, किसी कम्युनिटी में पौधे हों और पौधों को खाने के लिए कोई एनिमल ही न हो, कोई प्राणी ही न हो, तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई जो सारी ऊर्जा है उसका क्या होगा? जो स्वपोषी जीव है, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार कर रहे हैं पौधे, और उन पौधों को खाने वाला कोई है ही नहीं, तो उनके द्वारा जो स्टोर की गई एनर्जी है उसका क्या होगा? ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी न हो, तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई सारी ऊर्जा का क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। परभक्षण को आप प्रकृति का ऐसा तरीका सोच सकते हैं। परभक्षण जो है यह प्रकृति का एक ऐसा तरीका है जिसमें पादप द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा
उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होती है। पौधों के द्वारा जो स्टोर एनर्जी है वह उच्चतर पोषक स्तरों को ट्रांसफर की जाती है, उच्चतर पोषी स्तर में ट्रांसफर की जाती है। तो परभक्षण को आप प्रकृति का एक ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पौधों के द्वारा, जिसमें पादपों के द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। ठीक है, उच्चतर पोषी स्तरों को ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं, ठीक है, अगर आप परभक्षी और शिकार दोनों के बारे में सोच रहे हैं, तो जब आप परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद आप बाघ और हरिण के उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में बाघ के बारे में और हिरण के बारे में एक उदाहरण जो है आपके दिमाग में उत्पन्न होता है। लेकिन बीज को खाने वाले गौरैया भी परभक्षी से कम नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि सीड को खाने वाली गौरैया जो है वह भी परभक्षी ही है। जैसे अगर हम परभक्षी के बारे में सोचें तो बाघ और हिरण के बारे में आप सोच लेते हैं, लेकिन ये जो गौरैया है यह सीड को खाती है, यह भी एक परभक्षी के उदाहरण में शामिल होगी। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति के संदर्भ में वो भी परभक्षी से ज़्यादा भिन्न नहीं होते हैं। पौधों को खाने वाले प्राणियों को हम शाकाहारी में रखते हैं, लेकिन सामान्य अगर परिस्थिति की बात किया जाए, सामान्य परिस्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो वह भी परभक्षी से ज़्यादा भिन्न नहीं होते हैं। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति संबंध में भी वे परभक्षी से ज़्यादा भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, पोषी स्तरों तक ऊर्जा हस्तांतरण के लिए जो पोषी स्तर हैं, पोषी स्तरों तक ऊर्जा हस्तांतरण के लिए सन्नाल दैट इज कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि परभक्षी जो है ऊर्जा का स्थानांतरण तो पोषी स्तर में करता ही करता है, साथ में एक दूसरी भूमिका भी निभाता है। दूसरी भूमिका क्या है? दूसरी भूमिका यह है कि वे शिकार समष्टि को नियंत्रण रखते हैं, वे शिकार समष्टि को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, तो पोषी स्तरों तक ऊर्जा हस्तांतरण के लिए सन्नाल, ठीक है, अर्थात कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी जो है एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, और वह महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे शिकार समष्टि को नियंत्रण में रखते हैं। जो शिकार समष्टि है उसको कंट्रोल करने का काम भी परभक्षी करते हैं। तो परभक्षी आप देख रहे हो यहाँ पर दो काम कर रहे हैं। पहला, यह पोषी स्तर में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए, ठीक है, पोषी स्तर में ऊर्जा हस्तांतरण का एक काम कर रहे हैं, और दूसरा काम यह कर रहे हैं शिकार के समष्टि को कंट्रोल करने का काम भी कर रहे हैं परभक्षी। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों की समष्टि घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाती। अगर शिकार को खाने वाले परभक्षी नहीं रहेंगे तो परभक्षी, ठीक है, अगर नहीं रहेंगे, शिकार को नहीं खाया जाएगा तो शिकार की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, शिकार की डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी। तो अगर परभक्षी नहीं होते हैं तो शिकार जातियों की समष्टि घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती है। जो इकोलॉजी है, पारितंत्र है, वो अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। इसलिए परभक्षी का होना जरूरी है। परभक्षी जो है शिकार को खाता है, जिससे उनका डेंसिटी घन जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वह कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो अगर परभक्षी नहीं होते हैं तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है और पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती है। ठीक है, आगे देखें, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियां लाई जाती हैं। अब देखें ध्यान से, अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई बाहर की जातियां ला जाएं, ठीक है, अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में बाहर से कोई स्पीसीज लाई जाएं, बाहर से कोई जातियां ले जाएं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा उस भौगोलिक क्षेत्र में? तो जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज फॉरेन से
कुछ विदेशज जातियां लाई जाती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं। ठीक है, अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में विदेशज जातियां लाई जाएं तो वे जातियां क्या हो जाएंगी, आक्रामक हो जाएंगी और तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाने लगेंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आक्रांत भूमि में उनका प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। ठीक है, आक्रांत भूमि में उनका प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं, उनको समाप्त करने वाले नहीं होते हैं, इसलिए उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियां लाई जाएं तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। देखिए, उस भूमि में उनके मारने वाले, उनको खत्म करने वाले, उनको कंट्रोल करने वाले प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखें, 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी, 1920 के आरंभ में जो है ऑस्ट्रेलिया से नागफनी लाई गई थी। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया से लाई गई नागफनी ने वहां लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। 1920 में ऑस्ट्रेलिया से नागफनी लाई गई थी और वह नागफनी जो है तेजी से फैलकर लाखों हेक्टेयर को अपने कंट्रोल में ले लिया, तबाही मचा दी। ठीक है, इसको फिर कंट्रोल करने की बात आई कि कंट्रोल कैसे इसको किया जाए, तो अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा रही है। तो अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी, ठीक है, अंत में नागफनी खाने वाला परभक्षी जो एक सलभ होता है को उसके प्राकृतिक आवास अर्थात ऑस्ट्रेलिया से लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को कंट्रोल किया जा सका। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया से 1920 में नागफनी लाया गया था और नागफनी को जब लगाया गया तो वह बहुत तेजी से अपनी संख्या को ग्रो की और लाखों हेक्टेयर को कंट्रोल में ले ली। ठीक है, कई हेक्टेयर भूमि को जो है, लाखों हेक्टेयर भूमि को तेजी से वह अपने अंडर में ले ली, फैल गई नागफनी। तो अब इसको फिर नागफनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये संख्या में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर ऑस्ट्रेलिया से ही नागफनी खाने वाले परभक्षी को लाया गया, सलभ को लाया गया। ठीक है, जो आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया से लाई गई नागफनी वहां लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैलकर तबाही मचा दी। ठीक है, जो 1920 में नागफनी आई थी ऑस्ट्रेलिया से, वह तेजी से लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई और तबाही मचा दी। तो अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी जो एक सलभ है को उसके प्राकृतिक आवास अर्थात ऑस्ट्रेलिया से लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। जो नागफनी फैल रही थी तेजी से, संख्या बढ़ा रही थी, तब उसको कंट्रोल किया जा सका। ठीक है, आगे देखें, कृषि में जो आप पिंडकनाशी यूज करते हैं, कीड़ों को मारने वाली जो दवा यूज करते हैं आप, कृषि पिंडकनाशी के नियंत्रण, कृषि जो है, खेती जो है, कृषि पिंडकनाशी के नियंत्रण अर्थात पेस्ट कंट्रोल में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है। ठीक है, तो अगर आप कृषि में पिंडकों को कंट्रोल करने के लिए पिंडकनाशी जो आप पेस्ट कंट्रोल में जो जैव नियंत्रण विधियां अपना रहे हैं, जो बायोलॉजिकल तरीके से आप पिंडक को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, वह विधि जो है परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर ही आधारित है। ठीक है, तो परभक्षी के समष्टि नियमन की योग्यता पर ही आधारित है। ठीक है, तो कृषि पिंडकनाशी के नियंत्रण जिसे हम पेस्ट कंट्रोल कहते हैं में जो अपनाया गया जैव नियंत्रण विधि है, एक तो विधि है कि दवा छिड़क के मार दिया जाए और एक दूसरा तरीका है जैव नियंत्रण विधि, जिनमें कीटों की मदद से उनको कंट्रोल किया जाए, दूसरे कीटों की मदद से उसको कंट्रोल किया जाए, जिसे हम परभक्षी कहेंगे। तो जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी को समष्टि नियमन की योग्यता पर
आधारित है। परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके, ठीक है, परभक्षी जो है, जो स्पर्धी शिकार जातियां हैं, जो आपस में कंपटीशन करने वाली जातियां हैं, उनके कंपटीशन को क्या करता है, स्लो कर देता है परभक्षी। परभक्षी जो है, परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, अब आप देख लो कि परभक्षी जो है स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करता है। जो जातियां आपस में कंपटीशन करती हैं, स्पर्धा करती हैं, उनके तीव्रता को परभक्षी जो है कम करता है। तीव्रता को परभक्षी क्या करता है, कम करता है। तो परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता को बनाए रखने में भी सहायता करता है। किसी भी कम्युनिटी में डाइवर्सिटी बनी रहे, अलग अलग वैरायटी के जीव रहें, उसको भी बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो परभक्षी आप देख रहे हैं स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करेगा, जिससे किसी समुदाय में जातियों की विविधता जो होती है वह बनी रहती है। ठीक, आइए एक उदाहरण देखते हैं। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारी समुदायों में, देखिए अमेरिका के जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, उसके नज़दीक, प्रशांत तट के नज़दीक जो चट्टानी अंतर्ज्वारी समुदाय में एक पाइसेस्टर तारामीन जो है एक महत्वपूर्ण परभक्षी होती है। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारी अर्थात इंटरटाइडल समुदाय में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारी समुदाय में पाइसेस्टर तारामीन जो है एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतर्ज्वारी क्षेत्र से सभी तारामीन हटा ली गई, प्रयोगशाला के बाहर एक प्रयोग किया गया, प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतर्ज्वारी क्षेत्र से सभी तारामीन हटा ली गई, तो अंतरजातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही कशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि प्रयोगशाला के बाहर एक प्रयोग में एक बंद अंतरजातीय क्षेत्र में जब तारामीन को हटा लिया गया, सभी पाइसेस्टर तारामीन को हटा लिया गया, तो जो डाइवर्सिटी बनी थी, जो अलग अलग विविधता थी, वह नहीं रह पाई, अंतरजातीय स्पर्धा हो गई, अंतराजातीय स्पर्धा हो गई। और अंतराजातीय स्पर्धा के कारण जो है एक साल में ही अकशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी बनी रहे, जातियां जो है विलुप्त न हो, इसके लिए जो है परभक्षी का होना जरूरी है, इसके लिए परभक्षी का होना जरूरी है। ठीक है, अगर पाइसेस्टर तारामीन रहता तो जातियां विलुप्त होने नहीं पाती, कंट्रोल रहता। लेकिन आपने देखा कि प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतराज्वारी क्षेत्र से सभी तारामीन हटा ली गई, तो अंतरजातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही कशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। कशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं परभक्षी के बारे में। अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है, परभक्षी जो है अगर वह ज्यादा दक्ष है, ज्यादा योग्य है, तो अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अतिदोहन करता है,
तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए। अगर परभक्षी जो है ज़्यादा दक्ष है, ज़्यादा योग्य है और अधिक से अधिक शिकार कर दे रहा है, हो सकता है शिकार ही खत्म हो जाए। इससे क्या होगा? तो इसके बाद जो है खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि परभक्षी खाकर जिसको जिंदा रह रहा था, अगर परभक्षी जो है अपने शिकार को ज़्यादा खाने लगेगा तो शिकार क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, और शिकार के खत्म होते ही परभक्षी भी खाने बिना मर जाएगा। ठीक है, तो अगर परभक्षी ज़्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अति दोहन करता है तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाएं और बाद में खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो परभक्षी भी समाप्त हो जा रहा है भोजन के अभाव में, क्योंकि वो ज़्यादा दक्ष है, ज़्यादा खा रहा है, और ज़्यादा खाने की वजह से संख्या जो है खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा दक्ष होगा तो यह प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, परभक्षी भी समाप्त होगा और शिकार तो पहले समाप्त होगा। ठीक है, यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी हैं। परभक्षी कैसे हैं? विवेकी हैं। वह जानते हैं कि अगर हम शिकार को खा डालेंगे तो हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो परभक्षी जो हैं विवेकी हैं, उनके पास नॉलेज है कि हमको इनको कंट्रोल करना है, इनके डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, इनकी विविधता को बनाए रखना है, इन पर बहुत ज़्यादा अतिदोहन नहीं करना है, इनका बहुत ज़्यादा शिकार नहीं करना है, क्योंकि अगर यह समाप्त हो जाएंगे तो हम भी समाप्त हो जाएंगे। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी कैसे हैं? विवेकी हैं। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि परभक्षण न हो, परभक्षी शिकार न कर पाए, तो इसके लिए शिकारी जातियों ने अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग टेक्निक विकसित कर ली हैं। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। ठीक है, तो आइए उनकी बात करते हैं। कौन कौन सी रक्षा विधियां हैं जिनकी वजह से शिकारी जो है अपने आप को बचाते हैं? कीटों और मेढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन छद्म आवरण होता है। अब आप देख रहे हैं कि कीटों और मेढक, ठीक है, यह परभक्षी के द्वारा देख लिए जाएं तो उनसे बचने के लिए कि यह परभक्षी हमको न देख पाए, इसके लिए वो अपने कलर को चेंज कर लेती हैं, अपने स्किन के कलर को चेंज कर लेती हैं, जिससे वह परभक्षियों से बच जाए। ठीक है, तब आप देख रहे हो कि कीटों और मेढक की कुछ जातियां ऐसी हैं जो परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन होती हैं। ठीक है, गुप्त रूप से अपने कलर को चेंज कर लेती हैं और अपने वातावरण के अनुसार कलर को बदल लेती हैं, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने कलर को चेंज करती हैं, जिससे वो दिखती नहीं है नॉर्मल रूप से। कुछ शिकार जातियां विषैली होती हैं और इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कुछ शिकार जातियां जो हैं विषैली होती हैं, इसकी वजह से परभक्षी उन्हें नहीं खाते हैं। मनार्क तितली, ठीक है, मनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी अर्थात पक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर होता है। मनार्क तितली जो है उसके शरीर में विशेष तरह का रसायन होता है, केमिकल होता है जो आनंदित नहीं करता, अरुचिकर होता है, जिसकी वजह से उसको खाने वाला जो पक्षी है उसको नहीं खाता है। ठीक है, यानी कि स्वाद में खराब है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मनार्क तितली जो है कि शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी अर्थात पक्षी के लिए बहुत अरुचिकर होती हैं, यानी कि स्वाद में खराब होती हैं। यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली अवस्था में विषैली खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। यह जो तितली है यह रसायन कहाँ से प्राप्त करती है? तो जब यह कैटरपिलर अवस्था में होती है तो विशेष तरह के खरपतवार को खाकर, विषैली खरपतवार को खाकर अपने अंदर इस रसायन को डेवलप करती है। ठीक है, तो यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली अर्थात कैटरपिलर अवस्था में विषैली खरपतवार खाकर प्राप्त करती है, जिसकी वजह से अगर पक्षी एक बार खा ले तितली को, मुनार्के को,
तो उसे बदस्वाद होने की वजह से फिर शिकार न करे। ठीक है। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी हैं। पौधों के लिए परभक्षी कौन है? तो शाकाहारी प्राणी परभक्षी हैं। जो शाकाहारी प्राणी हैं वे पौधों के लिए परभक्षी हैं, क्योंकि शाकाहारी प्राणी ही पौधों को खाते हैं। तो पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी हैं। लगभग 25% कीट पादप भक्षी हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह 25% जो कीट हैं, ठीक है, वो पौधों को खाने वाले हैं, फाइटोफैगस हैं। फाइटोफैगस हैं कितने? 25% कीट जो पादप भक्षी हैं, पौधों को खाने वाले हैं। अर्थात वे पादप रस को, पादप के अन्य भागों को, ठीक है, यह जो पादप भक्षी हैं, फाइटोफैगस हैं, यह पादप रस को, पादप के अन्य भाग को, ठीक है, खाने का काम करते हैं। ठीक है, खाते हैं। पादपों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि वे अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते हैं। ठीक है। पादप के लिए यह समस्या है कि वह अपने परभक्षी से दूर नहीं भाग सकते हैं, लेकिन प्राणी तो भाग सकते हैं, जैसा कि प्राणी कर सकते हैं। प्राणी जो है अपने परभक्षी से दूर भाग सकते हैं, लेकिन पौधा ऐसा नहीं कर पाएगा, वह नहीं दूर भाग सकता है अपने परभक्षियों से। आगे देखें। इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अकारकीय और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। ठीक है। तब आप देख रहे हो कि पौधे भी परभक्षियों से बचने के लिए कुछ अपने अंदर अकारकी चेंज किए हैं और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। ठीक है। तो इसलिए पादप ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अकारकीय और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। रक्षा के लिए सबसे सामान्य आकार की साधन कांटा है। पौधे जो है अपने आप को बचाने के लिए कांटे विकसित कर लिए हैं, जिससे जो है पौधा खाने वाला जो जंतु है वो उनको नहीं खाएगा। रक्षा के लिए सबसे सामान्य आकार की साधन क्या है? कांटा है। रक्षा के लिए सबसे सामान्य जो है आकार की साधन क्या है? कांटा है, जो किसमें होता है? एकेसिया कैक्टस। एकेसिया कैक्टस में होता है। बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने वाले शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि पौधा जो है अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है? ऐसा रसायन का निर्माण कर रहा है जिससे पौधे उसको न खाएं। अगर खा लें तो शाकाहारी बीमार हो जाएं। पादप जो है ऐसे रसायन उत्पन्न कर रहा है, भंडारित कर रहा है, जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन का संदमन कर देते हैं, डाइजेशन जो है वह स्लो कर देते हैं और उनके जनन को भंग कर देते हैं। यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको भी खराब कर देते हैं, जनन को भंग कर देते हैं, यहाँ तक कि मार भी देते हैं, मार तक देते हैं पौधे। ठीक है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि रक्षा के लिए सबसे सामान्य आकार की साधन जो है कांटा है, जो है एकेसिया और कैक्टस में। ठीक है, बबूल में और कैक्टस में आप जानते हैं। बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन को संदमन कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं और यहाँ तक कि मार भी देते हैं। ठीक है। आपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार अवश्य देखा होगा। ठीक है। खेतों में उगने वाली एक खरपतवार है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस। ठीक है। तो आपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार अवश्य देखा होगा। ठीक। यह पौधा अत्यधिक विषैला होता है। यह जो कैलोट्रोपिस खरपतवार है, यह पौधा कैसा होता है? अत्यधिक विषैला होता है। हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। यह पौधा क्या उत्पन्न करता है? एक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, जो हृदय ग्लाइकोसाइड है, जो नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। और इसी कारण आपने कभी किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा होगा। जो कैलोट्रोपिस खरपतवार है, इसको कोई पौधा या बकरी नहीं खाता है, क्योंकि यह एक हृदय ग्लाइकोसाइड है, विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड है, जो हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा।
इसलिए कोई पशु या बकरी जो है इस पौधे को नहीं खाती है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो खेतों में उगने वाला कैलोट्रॉपिस खरपतवार है, यह पौधा अत्यधिक विषैला होता है और यह हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, और इसी कारण आपने कभी भी किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा होगा। रासायनिक पदार्थ की व्यापक किस्में, जिन्हें हम पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्षित करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं जो अलग अलग वैरायटी के हैं, जिन्हें हम पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निकलते हैं, पौधे से, ठीक है, व्यापार करने के लिए निकालते हैं, उनको बेचने के लिए निकालते हैं। कौन कौन है वो केमिकल? जैसे कि निकोटीन है, कैफीन है, क्विनीन है, स्टिक्नीन है, अफीम है, ये सब पौधों से निकलने वाले रसायन हैं। ठीक है, वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये सारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? पौधों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन चारकों से बचने की रक्षा विधियां हैं। ये रसायन जो हैं वह खाए जाने से बचने के लिए यह रक्षा विधि है। इसको कोई खाए ना, इसलिए जो पौधे जो हैं अपने अंदर इन रसायनों को निकालते हैं, इन रसायनों को स्टोर करते हैं, ताकि यह चरे न जाएं, यह चारकों से बच जाएं, इनका ग्रेजर न हो सके। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि पौधे भी अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के केमिकल उत्पन्न कर रहे हैं, कांटे उत्पन्न कर रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा जो जीव हैं, जंतु हैं, वो भी बचने के लिए तरह तरह के साधन उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि तितली जो थी, वह तितली जो थी एक विषैला खरपतवार खाती थी, जिसकी वजह से उसके शरीर जो में एक केमिकल रहता था, और उस केमिकल की वजह से स्वाद जो है बदस्वाद हो जाता था, और इसको कोई खाता नहीं था, जो शिकार के लिए विषैली होती थी। और आपने देखा कि कीट और मेढक में भी यह भी अपने परपच्ची से बचने के लिए जो है अपने कलर को चेंज करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो भी अपने आप को बचने के लिए अलग अलग तरीके को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि होगी आपकी स्पर्धा। थैंक यू स्टूडेंट्स।